this is Anu Rajput from Commerce World. Today we are starting the second chapter of entrepreneurship, that is environment scanning. इसमें हम पढ़ेंगे कि environment में जो हम अपना business करते हैं, जिस environment में करते हैं, उस environment का analysis, research या scan करना क्यों जरूरी है और उससे क्या हेल्प मिलती है एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग को ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो हमें बताता है कि हमारी क्या क्या हमारे एंटरप्राइज की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि एनवायरनमेंट में हैं, जो कि हम उनको स्पॉट कर लें और उनको हम अपने बिजनेस में उनकी हेल्प लेके हम अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड कर सकें। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग में सबसे पहले हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटीज, T का मतलब थ्रेट्स। तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे स्वॉट एनालिसिस है उसको हम स्कैन करते हैं, वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने इंटरप्राइज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। According to Jukes and Glick, environment scanning is a process by which strategists monitor the environmental factors to determine the opportunity and threats to their firms. Environment scanning also consists of managerial decisions made by assessing the significance of data of the environment analysis. According to Jukes and Glick, एनवायरनमेंट स्कैनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉनिटर करते हैं, अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे इंटरप्राइजेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं एक फर्म के लिए, एक इंटरप्राइज के लिए, और जो भी हमने एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट किया है उन डाटा के ऊपर हम अपने मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं अपने इंटरप्राइज को अच्छी तरह स्मूथली चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो किस तरीके से एक बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प करती है अपने अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस को स्पॉट करने के लिए और इन सारी चीजों को कैसे ओवरकम करता है। तो फर्स्ट एडवांटेज जो इम्पोर्टेंस इसमें दी गई है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जो भी चेंजेस आ रही हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो हेल्प करता है एक एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी स्पॉट करने में। और वही अपॉर्चुनिटी जो है अगर एक एंटरप्रेन्योर सबसे पहले स्पॉट कर ले तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट बन जाती है, क्योंकि सबसे पहले उसने एनवायरनमेंट में वो अपॉर्चुनिटी स्पॉट की है और उस अपॉर्चुनिटी को वो कन्वर्ट कर देता है अपने प्रोजेक्ट में और वो ही उसको हेल्प करता है सबसे अलग, सबसे एलीट रहने में। हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस आते हैं। समटाइम्स गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, कभी कस्टमर्स और उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, कभी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, कभी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो जाती हैं और ये चेंजेस के साथ जो एंटरप्रेन्योर
इन्वायरमेंट के साथ रेगुलरली उसको स्टडी करता है, एनालाइज करता है, वही एंटरप्रेन्योर जो है सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने का विजन रखेगा। और जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर लेगा वो उसको कैपिटलाइज कर लेगा और अपनी इंडस्ट्री को वो एक नया फील्ड दे देता है, एक नया एरिया दे देता है और लोगों की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने में हेल्प करता है। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज जैसे वॉल्वो है, उन्होंने ये एक स्वीडन की ब्रांड है, लेकिन 74% ऑफ लग्जरी बजट सेगमेंट में इंडिया ने इनके साथ कोलैबोरेट किया है और 74% ऑफ शेयर स्वीडन का है और बाकी का शेयर जो है इंडिया। सेकंड जो इम्पोर्टेंस हम इसको इन्वायरमेंट स्कैनिंग जो हेल्प कर दिया एक एंटरप्रेन्योर को, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसी। जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, उसके साथ टच में रहते हैं, कोई भी चेंजेस आते हैं अगर इन्वायरमेंट में हमें सबसे पहले पता चलता है, तो ये हेल्प करता है एक एंटरप्रेन्योर को अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करने में, उसको मॉडिफाई करने में। सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर जब इन्वायरमेंट को स्टडी करता है तो उसमें वो सबसे पहले क्या देखता है कि हमारे जो थ्रेट्स हैं, एक एंटरप्राइज को जो थ्रेट्स हैं, कॉम्पिटिटर का थ्रेट, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी थ्रेट, पॉलिटिकल चेंजेस थ्रेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज थ्रेट, वो जो थ्रेट है वो उनको एनालाइज करता है और जो उसको अपॉर्चुनिटीज दिखती है एनवायरनमेंट में उनको भी एनालाइज करता है। और ये जो उसका रिसर्च है या जो भी वो डाटा कलेक्ट करता है, ये उसको हेल्प करता है अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी पॉलिसीज फ्यूचर के लिए अपने एंटरप्राइज को बनाने के लिए। और ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये इसको एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती हैं, जो भी उसको थ्रेट्स लगते हैं अपने एंटरप्राइज के लिए उनको ओवरकम करने के लिए, और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कन्वर्ट कर देता है प्रोजेक्ट में और वो कैपिटलाइज हो जाता है उसका एक प्रोजेक्ट जो कि फ्यूचर में उसको बहुत बेनिफिट देता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग है वो है टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब है जो भी रिसोर्सेज हमारी इन्वायरमेंट के लिए हमें दिखती है, हमारी इंटरप्राइज के लिए इन्वायरमेंट में, उसको हम जल्दी से जल्दी अपना लें, उसको यूज कर लें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लें और उससे हम अपनी कंपनी को या अपने एंटरप्राइज को स्मूथली चला सकें। अगर एक एंटरप्राइज थोरो नॉलेज रखती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो वो बड़ा इजीली अपने रॉ मटेरियल्स को, टेक्नोलॉजी को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को टैप कर सकती है, देख सकती है, अपना सकती है मार्केट से बड़े इकोनॉमिकल प्राइसेस में और राइट टाइम पे। तो टैपिंग ऑफ रिसोर्सेज इज bidding for raw material or technology or financial resources at proper rate, at proper time and for proper use. Fourth point of importance in environment scanning is better performance. इसका मतलब है through proper understanding of various elements of external environment that are political factors, legal factors, technological factors, economical factors, जो कि external environment में हर दम changes आते रहते हैं, उसमें वो एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है टाइमली डिसीजन लेने में, करेक्ट डिसीजन लेने में। और एंटरप्रेन्योर को जब दिखता है कि जो थ्रेट्स हैं उसकी एंटरप्राइज के लिए, एंटरप्रेन्योर उनको ओवरकम करने की कोशिश करता है थ्रू एनवायरनमेंट स्कैनिंग,
और जो भी अपॉर्चुनिटीज उसको लगती हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या अपनी एंटरप्राइज के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करके, स्पॉट करके, उनमें इम्प्रूवमेंट लाके, मॉडिफिकेशन करके अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है, अपनी फर्म को आगे एक्सपैंड और ग्रो करने में उसको हेल्प मिलती है एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू। जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है वो है सेंसिटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू कोप अप विद द रैपिड चेंजेस। इसका मतलब ये है जब एक एंटरप्रेन्योर हमेशा इन्वॉल्व रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इंफॉर्मेशन एनालिसिस में या रिसर्च में, या वो एक बहुत करीबी नजर रखता है जो भी एनवायरनमेंट में ट्रेंड चेंजेस हो रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाने के लिए। अगर कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कैसे कोप अप करना है, कैसे कंपटीशन में सरवाइव करना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ कैसे कोप अप करना है, और जो कस्टमर्स के जो नीड्स हैं या कस्टमर्स के जो डिजायर्स हैं जो चेंज होते रहते हैं, उनके साथ उसने कैसे डील करना है, कैसे उनको ओवरकम करना है, और कैसे अपनी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करके वो एक बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में उतारे जिससे कि उसको और कस्टमर्स सेटिस्फाई हो जाए, उनका जो डिजायर है वो पूरा हो जाए, और ये हेल्प करता है हमारी एंटरप्राइज को आगे चलाने के लिए या आगे ग्रोथ के लिए। जैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट इंडस्ट्री है या जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। अब अगर एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट के साथ उसके जो चेंजेस हैं उसमें अगर नहीं ध्यान देगा तो वो अपने एंटरप्राइज को बहुत सेटबैक देगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाएंगे, और जब तक उसको पता चलेगा कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने नया प्रोडक्ट निकाल दिया, तब तक उसके जब वो चेंजेस लाने की कोशिश करेगा तब तक वो जो अपॉर्चुनिटी है उसके हाथ से निकल जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट स्कैनिंग की वो ये है कि इट हेल्प्स इन इमेज बिल्ड। अगर कोई भी एंटरप्राइज या कंपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ उनकी रेगुलरली टच में रहती है या उनके ऊपर रेगुलरली रिसर्च और एनालाइज करती है, तो वो देखती है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, क्या चेंजेस है, कॉम्पिटिटर्स क्या चेंजेस ला रहे हैं, और वो जो चेंजेस हैं वो अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन के थ्रू डाल के वो नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, जो कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। और जो भी एंटरप्राइज या कंपनी सबसे पहले कस्टमर्स की डिमांड या उनकी जो वांट है या उनके जो डिजायर्स हैं उनको सबसे पहले पहचान के और उनको सेटिस्फाई कर देती है, वो जो कंपनी है वो सक्सेसफुल रहती है, और सक्सेस की तरफ उनका जो बढ़ना है वो हमेशा ग्राफ है उनका जो ऊपर ही रहता है। और ये एक जब हमारी कंपनी में कस्टमर्स को पता होता है कि जो भी नया ट्रेंड है, जो भी नई चीज है, नया प्रोडक्ट है, सर्विस है, ये कंपनी लॉन्च करेगी सबसे पहले, तो उसके कारण हमारी कंपनी का एक इमेज, एक रेपुटेशन बन जाती है जनरल पब्लिक की आईज में कि यही एक कंपनी है जो सबसे पहले जो भी चेंज आएगा उसको प्रोडक्ट में लॉन्च करेगी। और इसके कारण लोग वेट करते रहते हैं, जो कस्टमर्स हैं वो वेट करते रहते हैं कि जो भी नया ट्रेंड मार्केट में आएगा या प्रोडक्ट आएगा इस पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू आएगा, इसलिए वो नए प्रोडक्ट्स की वेट करते रहते हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे सैमसंग है या
मोबाइल फोन्स हैं, डिफरेंट एमआई फोन्स हैं। सैमसंग जो कंपनी है वो मोस्टली सबसे पहले नया फीचर लाती है मार्केट में अपने मोबाइल फोन्स के लिए, और लोग वेट करते रहते हैं कि कब इनका नया फोन आए, नया फीचर आए। आईफोन का भी यही आईफोन के फोन्स के लिए लोग ईगरली वेट करते हैं कि अब क्या उनका नया प्रोडक्ट होगा, क्या फीचर लाएंगे वो नया आईफोन में। तो लोग जब तक वो लॉन्च नहीं कर देते नया प्रोडक्ट या नया अपना मॉडल, तब तक लोग उनके मॉडल्स के लिए वेट करते रहते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी कंपनी की इमेज या हमारी कंपनी की कितनी रेपुटेशन है कस्टमर्स के लिए, जो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाइड। अब जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। एनालिसिस का क्या मतलब है? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। और ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसमें हमको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। उसके साथ हमें पता चलता है, जब हम उसके साथ रेगुलरली जुड़े रहते हैं, हमें पता चलता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये जो एनालिसिस है ये किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, थ्रू डाटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड फोरकास्टिंग टू प्रोवाइड अ रेशनल बेसिस फॉर डेवलपिंग गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ बिजनेस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब जो भी हम एनालिसिस करते हैं या स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमिक हो, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो, उस स्टडी एनालिसिस से हम आगे का फ्यूचर के जो भी हमारे गोल्स हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने प्लान्स को बनाते हैं, उनको हम डेवलप करते हैं फॉर द सर्वाइवल of business and growth of business. और analysis of environment is done through environment scanning। और जो sources हैं, several various sources जिसके थ्रू हम environment scanning कर सकते हैं, उसमें हम किस तरीके से information gather कर सकते हैं और उसको आगे modify कर सकते हैं, वो है verbal information from customers, wholesalers, retailers, distributors, etc. इसका मतलब ये है कि हम जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं अपने डिफरेंट डीलर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, तो हमें पता चल जाता है कि क्या चीज मार्केट में नई है, क्या ट्रेंड आ रहा है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, लोग जो क्या खरीदना चाहते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें वर्बल इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं। सेकेंड जो सोर्स ऑफ कलेक्शन है वो है रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी। डिफरेंट कंपनीज का जो रिकॉर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको भी अगर हम थॉरली स्टडी करें तो हमें इंफॉर्मेशन काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पास्ट ट्रेंड्स क्या थे, प्रेजेंट ट्रेंड क्या है और फ्यूचर में ट्रेंड क्या होने वाला है, उसके साथ हम एनालिसिस करके जो भी कंपनीज के रिकॉर्ड्स हैं उनको देख के उनकी इंफॉर्मेशन से हम हेल्प ले सकते हैं। थर्ड जो सोर्स है वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन का क्या मतलब है? जो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस निकालती है कंपनीज के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में या पॉलिसीज के बारे में, अपने टैक्सेस के बारे में या कुछ लॉ या कोई बिल वो पास करने वाले हैं, वो जो पब्लिकेशंस के थ्रू हमें पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चेंजेस आने। नेक्स्ट सोर्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिकेशंस अपनी निकालते हैं। हमें फाइनेंस हमारी क्या इन्फ्लेशन है, क्या
मार्केट, एक कंट्री का क्या जीडीपी है या क्या नेट हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने रिकॉर्ड्स, अपनी पब्लिकेशन देते हैं, हमें पता चल जाता है कि अब आगे किस तरीके का ट्रेंड आने वाला है, क्या चीजें हैं जो जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बेनिफिशियल रहेगा। ये सारी सोर्सेज हमें मिल जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पब्लिकेशंस के। और जो लास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो स्ट्रैटेजिक प्लानर्स होते हैं, जो पॉलिसी प्लानर्स होते हैं, ऑफिशियली जो स्ट्रैटेजीज प्लान करके ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, उनकी जो स्टडीज होती हैं, उन्होंने जो केस स्टडीज की होती हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और यही सोर्सेज हैं जो कि इन्वायरमेंट को पढ़ने में, उनको स्टडी करने में, उनकी इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस, जिसमें कि 4 फैक्टर्स मेन हैं, जो कि पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। और इन चारों फैक्टर्स के बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम एक एक फैक्टर्स के बारे में एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि वो किस तरीके से हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करने में। और चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज स्केल के एंटरप्राइज हो, उनको इन फैक्टर्स की स्टडी, इंफॉर्मेशन लेना जरूरी होता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। और कोई भी फैक्टर आइसोलेशन में नहीं होता है, ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और एनवायरनमेंट को भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। Now we will take the pestle model of environment scanning. These are the macro factors of environment scanning. और pestle का क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊंगी। P for political, E for economic, S for social factors, T for technological factor, P for ecological factor and L for legal factor. और अब हम एक एक करके इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल फैक्टर क्या है एक इन्वायरमेंट में, जो कि पॉलिटिकली इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, एक कंट्री में कितना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो इफेक्ट करती है एंटरप्रेन्योर्स को जब वो उस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। जो हमारे फॉरेन ट्रेड रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो क्या क्या हैं, ये सब जो है ये पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं जो भी हमारे इंटरेस्ट रेट है या इन्फ्लेशन रेट है या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है, इनकम है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, फिर एनर्जी अवेलेबिलिटी और उसका कॉस्ट कितना है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर को जब वो अपने इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में यूनिट लगाती है या उसको स्टार्ट करने की उस पे होती है। तो जब वो इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाली होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जब एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उनको इन सारे फैक्टर्स को बहुत थॉरली स्टडी करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली ही ये अपनी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज को फ्रेम करते हैं।
नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में हमारी सोसाइटी आ जाती है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम जब लॉन्च करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, उस समय हम किसके लिए कर रहे हैं? सोसाइटी के लिए, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो सोसाइटी में रहते हैं। तो जो हमारा सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है वो इंक्लूड करता है पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, सोशल मोबिलिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे कस्टमर्स की, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आते हैं, एटीट्यूड ऑफ वर्क एंड लेजर क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, ये सारे आ जाते हैं सोशल फैक्टर्स में। अब पॉपुलेशन डेमोग्राफिक में हम जिस एरिया में अपना इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रहे हैं या जहां पर हमने अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उधर हमें ये स्टडी करना पड़ता है कि पॉपुलेशन वहां पे कितनी पॉपुलेशन है, किस टाइप का उनका कल्चर है, किस टाइप का उनका टेस्ट है, उसके उस एरिया में किस टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हैं या किस टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनको सूटेबल है। ये सारे हमें रिसर्च करना पड़ता है, तभी हम अपने प्रोडक्ट को उनके लिए उस एरिया में लॉन्च करें। सेकंड जो है वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? जिस एरिया में, जिस फील्ड में हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं उनकी क्या कैपेसिटी है वो प्रोडक्ट खरीदने की, क्या वो खरीद सकेंगे हमारे प्रोडक्ट को, तब तो वहां डिस्ट्रीब्यूट या लॉन्च करने का प्रोडक्ट का कोई फायदा है। अगर उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है जितनी हमारा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, तो उस प्रोडक्ट का वहां लॉन्च करने का कोई बेनिफिट ही नहीं। तो जो भी हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वहां पर कितने लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली इनकम वाइज स्टेबल है, खरीद सकेंगे, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, ये सारा हमें ध्यान में रखना। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं, स्टेटस में चेंजेस आ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या अपनी जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स को देने की कोशिश करते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है उस एरिया का या उस कंट्री का या उस इन्वायरमेंट में जहां पर हमने काम करना है, हमने लॉन्च करना अपने इंडस्ट्री, अपने प्रोडक्ट्स को, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, ये हमें अपने ध्यान में रखना पड़ता है। कंज्यूमर्स कैसे हैं, उनकी क्या डिमांड है, उनको क्या चाहते हैं, किस चीज से वो सेटिस्फाई होंगे, ये सारी रिसर्च, ये सारी स्टडी हमें अपने प्रोडक्शन को या अपने यूनिट को लगाने से पहले करनी पड़ती है, और इन स्टडीज के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ही हम अपनी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स को बनाते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाता है क्योंकि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना के लिए हमें अपनी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट लाना पड़ेगा या उसमें चेंज लाना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट है वो भी हेल्प करती है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बेटर टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, जिससे कि हमारे डोमेस्टिक होम मेड प्रोडक्ट्स हैं वो कम्पीट कर सके फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ। टेक्नोलॉजी जब नहीं आएगी तो नए नए प्रोडक्ट्स क्वालिटी बेटर हो जाएगी, नई नई डिस्कवरीज हो जाती है टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट हो जाती है टेक्नोलॉजी में। और गवर्नमेंट का यही फोकस है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए, जिससे कि जो हमारा गैप है बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फॉरेन प्रोडक्ट उसमें बहुत कमी आ जाए। नेक्स्ट फैक्टर है इकोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर का क्या मतलब है? जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है उस समय
सबसे मिनिमम डैमेज होना चाहिए इन्वायरमेंट। ये एक एंटरप्रेन्योर को या ऑर्गेनाइजेशन को अपने माइंड में रखना चाहिए कि जब भी हम इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रहे हैं या कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस समय जो इन्वायरमेंट को डैमेज है वो सबसे मिनिमम होना चाहिए। उसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, जैसे कोई भी हमारी फैक्ट्री से या हमारे यूनिट से एफ्लुएंट निकल रहा है जो कि हार्मफुल है हमारी एनवायरनमेंट के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी एफ्लुएंट है उसको डिस्पोज ऑफ किस तरीके से करना है, वो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाए जिससे कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो। और जो लास्ट फैक्टर है वो है लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर बहुत सारे एरियाज को कवर करता है, जैसे टैक्सेशन पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, एम्प्लॉयमेंट रेशियो ऑफ द कंट्री, लेजिस्लेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लॉ जो भी हमने बनाए गए हैं, जो कंज्यूमर्स के लिए बनाए गए हैं, जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए गए हैं, क्या हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज हैं। एक एंटरप्रेन्योर को जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए हैं डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट फील्ड्स के लिए, वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। ये लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद भी वो अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट या सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं या उनको स्टार्ट कर सकते हैं।